हेलो, नमस्ते। गेट का एग्ज़ाम कुछ दिन में आ ही रहा है। जस्ट कमिंग संडे को गेट का एग्ज़ाम है। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि गेट के एग्ज़ाम से पहले हर एक सब्जेक्ट की एक छोटी छोटी सी वीडियो बना दूँ, जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज को आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कभी वॉक कर रहे हैं, उस टाइम पे भी एक छोटी सी वीडियो देख लो और आपका पूरा सब्जेक्ट जो है रिवाइज हो जाए। अच्छा, एक डिस्क्लेमर इसमें ये है कि ये रिवीजन सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज का है, सारे फॉर्मूलाज का नहीं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ही, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि आप फॉर्मूले को रट लो, ठीक है। आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं। लेकिन ये उस मोमेंट के लिए कि जब आपने प्रैक्टिस करी हुई है, याद किया हुआ है, फॉर्मूले बस आपको लास्ट मोमेंट पे एक बार आंखों के सामने से निकालने हैं। तो हर टाइम आप बैठ के किताब को भी लेके ना बैठो, आप एक वीडियो चला के चाहे वॉक कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उस टाइम पे भी अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा एफर्ट है कि आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये एक क्विक रिविजन के नाम से, और स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पहला सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स। ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो बनाऊँगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि पहला फॉर्मूला आप इसमें पढ़ते हैं, ये है न्यूटन्स लॉ वाला, जिसमें शेयर स्ट्रेस, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू म्यू, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी इनटू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। डी यू क्या, वेलोसिटी डिफरेंस इस और इस पॉइंट के बीच में, डी वाई क्या, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो। तो डी यू बाई डी वाई, इसको म्यू डी यू बाई डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। और डी थीटा बाई डी टी, ये जो टर्म है, इसका एक और नाम बोला जाता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, जिस रेट से ये एंगल, शेयर स्ट्रेन मतलब ये एंगल जिस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, इसका मतलब है कि डी थीटा बाई डी टी हमें दिया हुआ है। सेकेंड है इसमें बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको के से डिनोट करते हैं। ये होता है डी पी। डी पी इज द प्रेशर डिफरेंस। मान लो कि कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना प्रेशर में चेंज किया, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, डी पी डिवाइड बाई माइनस डी वी बाई वी। डी वी की जो प्रेशर अप्लाई किया उससे जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, दैट इज डी वी डिवाइड बाई वी। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम, प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए माइनस इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। ऐसे ही इसको कभी कभी डेंसिटी की फॉर्म में भी आता है, लाइक डी पी डिवाइड बाई डी रो। रो इज द डेंसिटी डिवाइड बाई रो। एंड दिस बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वी डिनोट बाई के। ये रिवर्स होता है किसका, 1 बाई बीटा। बीटा इज द कंप्रेसिबिलिटी। तो कभी कभी कोई भी एक वैल्यू देके, एक दो वैल्यू देके तीसरी वैल्यू पूछी जाती है। ऐसे ही अगर आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस निकालना है KT, तो उसका वैल्यू आता है P फाइनल। यानी कि अगर पहले प्रेशर P1 था, बाद में प्रेशर बढ़ाया, तो P1 से कितना कर दिया, P2 कर दिया। वॉल्यूम में जो भी चेंज आया हो वो सब कैंसिल आउट हो जाता है। डेरिवेशन का भी टाइम नहीं है, वो आप पहले करते हैं, जस्ट रिविजन के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आती है P फाइनल, जो फाइनल प्रेशर होगा वही। जैसे आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ऐसे ही एडियाबैटिक भी होता है, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ABM। तो इसको डिनोट करते हैं के टी से। टी डिनोट कर रहे हैं टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इसको डिनोट करते हैं के गामा। गामा डिनोट करता है आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, तो ये था P फाइनल, फाइनल प्रेशर। ये है फाइनल प्रेशर इनटू एक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या है, इसका ट्रेडमार्क है किसका, एडियाबैटिक का। गामा आता ही है, गामा एडियाबैटिक में ही। तो ये सॉरी, ये हो गया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन ए सबमर्ज सरफेस। ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, ये पानी में सबमर्ज्ड है, तो इसके ऊपर कुछ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में दो चीज़ें पूछी जाती है कि कितना लगेगा। तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला है रो डेंसिटी, जी ग्रेविटी, ए उसका जो सरफेस एरिया कितना है, जैसे ये प्लेट है तो इसका सरफेस एरिया कितना है, ए इंटू एक्स बार। ये एक्स बार आपको देखना होगा, ये क्या है। ये क्या है कि जैसे कोई भी प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, इसका अगर मैं साइड व्यू देखूं, जैसे ये प्लेट है, इसका साइड व्यू आपको ऐसा दिख रहा है।
तो ये जो बना है यहाँ पे, ये इसका साइड व्यू बना रखा है, तो ये साइड व्यू है। तो इस प्लेट का कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसको जी से डिनोट कर रहे हैं। तो साइड व्यू में वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है यहाँ पे। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स बार है। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें इस प्लेट की लेंथ और फ्री सरफेस दोनों एक ही हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है फ्री सरफेस इससे ऊपर हो, है ना, ऊपर होगी तब भी ये जो डिस्टेंस होगी ये कहाँ से होगी, इस एंगल से, इस एंड से इसका कोई मतलब नहीं है, ये फ्री सरफेस से। सो दिस इज एक्स बार। सो रो जी एरिया इंटू एक्स बार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है कि इस पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा होगा। अब वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऐसा माना जा सकता है कि वो पूरे पे ना होकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एक इमेजिनरी पॉइंट हो सकता है। जैसे प्री प्लेट पे प्रेशर लग रहा है तो हम एक पॉइंट इमेजिनरी मान सकते हैं जिसपे हम पूरे प्रेशर को उस पॉइंट पे मान ले तो हमारी कैलकुलेशन इक्वल आए, बराबर आए, तो वो पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो उसकी जो हाइट होगी h, ये जो हम यहाँ से फ्री सरफेस से, उसका फॉर्मूला आता है इक्वल्स टू एक्स बार, ये एक्स बार फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस प्लस कुछ नया फैक्टर। नया फैक्टर क्या है, ये आई जी। ये आई जी इंपॉर्टेंट है। आई जी क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो प्लेट है इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना सफिशिएंट नहीं है, ये भी बोलना है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट। तो किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस क्या कि ये इसका सेंट्रोइड है, इससे पास होके जो भी एक्सिस होगी, तो जनरली इससे ये दो एक्सिस आ रही है, ऐसे बहुत सारी एक्सिस हो सकती हैं सेंट्रोइड से पास, तो लेकिन साथ के साथ के पैरेलल टू सरफेस, तो वो सेंट्रोइडल एक्सिस जो पैरेलल टू सरफेस भी हो, जैसे कि ये सरफेस है ना, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो एक एक्सिस ये पास हो रही है लेकिन ये फ्री सरफेस के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो ऐसे पास हो रही होगी ये फ्री सरफेस के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि सरफेस कैसी है, ऐसी ऐसी है चारों तरफ, तो ये एक्सिस भी इसके पैरेलल है। तो ये वाली जो एक्सिस आएगी, ये वाली एक्सिस ऐसे है, इसको जब आप ऐसे देखोगे तो ये पैरेलल है किसके, इस सरफेस के पैरेलल है, तो इस वाली एक्सिस के वो। तो अगर ये प्लेट रेक्टेंगुलर है, इसकी डायमेंशन है b और ये d, तो ये आई जी आएगा b/d³/12। ध्यान देना, d/b³ नहीं आएगा, b/d³। क्यूब उसका होता है जो साइड कट करती है, जैसे ये डायमेंशन d है तो d का क्यूब, ये कट हो रही है इस एक्सिस के बोर्ड। खैर वो आप देख लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सबका आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। अच्छा सॉरी, मैं ये फॉर्मूला बता रहा था, आई जी बताया क्या है, उसके बाद ए क्या है इसका सरफेस एरिया इंटू एक्स बार, ये सेम है दोनों में, ठीक है, जो भी बताया था, ये वाली डिस्टेंस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, ये प्लेट किस एंगल पे इंक्लाइंड है। अच्छा, आप इस थीटा को जीरो करके आप हॉरिजॉन्टल प्लेट का एंगल निकाल सकते हो, ये जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आप इस थीटा को 90 यहाँ पे पुट करोगे तो आप वर्टिकल प्लेट का, मैंने जनरल लिखा है, थीटा जीरो करोगे तो यहाँ 90 करोगे तो यहाँ मैंने कोई जनरल लिख दिया, तो उसमें वैल्यू सिंपल है, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जो भी एंगल होगा उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना है कि ये कभी कभी मेरे से गलती हुआ था एक बार कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये स्क्वायर भूल गया था मैं गेट के एग्जाम में ही, मैंने उसको साइन थीटा लिख दिया था, है ना, तो ये कभी कभी मिस्टेक होता है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो जब आप स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो वो सिंपल है, आपको पता ही होगा, dx/u, u है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v dy डिवाइडेड बाई v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, w वेलोसिटी z डायरेक्शन। किन्हीं दो को लेते हैं, सोल्व करते हैं, फिर किसी दूसरे को लेते हैं, सोल्व करते हैं, इक्वेशन आ जाती है x और y में। नेक्स्ट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने ये वाली फॉर्म देखी होगी जनरली, रो a1v1 इक्वल्स टू रो 2 a2v2, यानी कि इसका प्रोडक्ट डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। ये आपने 11th-12th शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब थोड़ा जनरल पढ़ रहे हैं हम, तो ये एक जनरल इक्वेशन होती है। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको याद रखो, बाकी अपने आप ड्राइव हो जाते हैं। तो दिस इज डेल्टा रो बाई डेल्टा टी। रो इज द डेंसिटी, टी इज द टाइम, प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ रो यू, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ रो वी। यहाँ पे u है x वेलोसिटी, यहाँ पे v है y वेलोसिटी, y डायरेक्शन वेलोसिटी, ऐसे ही z, रो w इक्वल्स टू 0।
अब स्टडी स्टेट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें, स्टडी स्टेट है तो भी ये डेल रो बाई डेल टी जो टाइम वाला टर्म है जीरो हो जाएगा। अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तब भी ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो अगर आपको बोला जाता है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो आप इसको जीरो कर सकते हैं क्योंकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है। ऐसे ही अगर डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो रो बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल में अगर देखें तो ये डब्ल्यू जीरो हो जाएगा 2D के लिए, है ना, 2D में। तो ये इतनी फॉर्म बचती है, रो बाहर आ जाएगा। तो इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, जनरली इसी फॉर्म में आता है हमारे पास, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये जनरल फॉर्म याद रखो, बाकी इससे ड्राइव हो जाती है। ऐसी टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन का टोटल का मतलब इसमें ये है कि ये वाला कंपोनेंट जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, एक्सिस के साथ, एक्स वाई और जेड में, और टेम्पोरल कंपोनेंट यानी कि जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो अगर एक्स डायरेक्शन का आपको एक्सेलरेशन देखना है ए एक्स, तो वो है ए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है यू, तो डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो यू का डेरिवेटिव है तो ध्यान देना इसमें हर जगह यू आएगा। देखिए यू डेल यू बाई डेल एक्स आता कैसे है वो आपको पता होगा डेरिवेशन से, तो अभी उस पर जाने का टाइम भी नहीं है। तो यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी, यहाँ पे भी यू है, ये देखिए तीनों में डेरिवेशन, चारों में यू है। तो यू डेल यू बाई डेल एक्स ये कॉमन रहेगा, वी डेल यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डी डेल यू बाई डेल टी। तो ऐसे करके आप ए एक्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ए वाई निकाल सकते हैं। जब वाई ए वाई निकालेंगे तो आएगा यू डेल, ये जो यू है इसकी जगह सिर्फ वी हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ये ए वाई निकाल सकते हो, ए जेड निकाल सकते हो, जेड निकालोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड निकालने को पूछा जाएगा तो ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर करके इसका अंडर रूट लेंगे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये कभी कभी पूछा जाता है। अच्छा, अब एक आता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हो, एक्स वाई या जेड में भी। मैंने जेड का लिखा है, ऐसे ही आप एक्स वाई जेड का तीनों में से किसी को भी निकाल सकते हो, एक्स वाई और जेड। एक साइकिल बना दो, एक्स से वाई, वाई से जेड। तो यहाँ जेड है तो यहाँ पे आएगा एक्स, यहाँ पे आएगा वाई, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। हाफ आता है इसमें, हाफ ऑफ, जहाँ पे वाई है तो वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी, एक्स है तो एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वेलोसिटी यू। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बाकी तो आपको पता ही है कैसे आता है, हाफ ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। एक आता है वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन, ये आपने पता ही होगा, बहुत जगह अप्लाई करते हैं। P बाई रो जी, P इज द प्रेशर एट पॉइंट 1, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि जब बर्नौली इक्वेशन आप किसी दो पॉइंट के बीच में लगाएंगे 1 और 2 के बीच में, तो ये वैल्यू हो जाएगी P की जगह P1 डिवाइड बाई रो 1G प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, दूसरे पॉइंट पे करेंगे तो P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, दोनों को इक्वेट करेंगे, सोल्व कर देंगे। अच्छा, ये हुआ। अब इसमें छोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे ये जो म्यू यहाँ पे यूज किया था हमने न्यूटन इक्वेशन में, तो ये डायनामिक विस्कोसिटी है। इसकी यूनिट में कई बार गलती होती है एग्जाम में, क्योंकि यूनिट देता कुछ है पूछता कुछ है। तो इसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो दिस इज पास्कल सेकेंड। ठीक है, अब इसको अगर सीजीएस सिस्टम में यूज करते हैं, सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वो किस में है, एमकेएस में। एमकेएस क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो उसमें इसकी एक, खैर अब ये ध्यान दीजिए बस कि कभी कभी पोइज भी इसकी यूनिट देता है। तो अगर पोइज दिया है तो 1 पोइज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड होता है। जैसे ये डायनामिक विस्कोसिटी ऐसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, उसको डिनोट करते हैं न्यू से। तो ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी को डिवाइड कर देते हैं सिर्फ किससे, डेंसिटी से, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन इसकी भी सीजीएस की एक यूनिट है, कभी कभी स्ट्रोक में देते हैं, स्ट्रोक में। तो ये स्ट्रोक कितना होता है, ये आप खाली इतना ध्यान रखना आपका जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है इस यूनिट में देता है, लेकिन आपको चाहिए होता है इसमें ये यूनिट देता है। तो आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि 1 पोइज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड, 1 स्ट्रोक होगा तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये ग्राफ है, बहुत फेमस है, आपने देखा ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये
ग्राफ किसके बीच में होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy और शियर स्ट्रेस के बीच में, अलग अलग तरीके के। ये बस आप देख लीजिए और नाम देख लीजिए, उतना काफ़ी है। आपने पढ़ा ही होगा कि जो डायरेक्ट है स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है न्यूटोनियन फ्लूइड है, जो ये वाला कर्व फॉलो कर रहा है टिलाटेंट, ये स्यूडो प्लास्टिक, दिस इज आइडियल प्लास्टिक और बिंगम। ये जो वाला जनरली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, न्यूटोनियन फ्लूइड का तो आपको पता ही है। तो ये ग्राफ आप देख लेना ध्यान से, और ये यूनिट आपको पता ही है मेगा पास्कल से कितना होता है, 10⁻⁶ पास्कल। और kgf, हाँ ये कभी कभी देता है 1 kgf, 1 kg फोर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 kgf फोर्स दिया, तो ये फोर्स की यूनिट है 1 kgf भी। तो अगर इतना दिया है तो उसका मतलब कहने का ये है कि 9.81 न्यूटन की बात कर रहे हो। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है, ये मैंने बता ही दिया। ऐसे ही कुछ नॉन डायमेंशनल नंबर होते हैं, या फिर जैसे कि रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेशियो होता है दो फोर्स का। कौन से फोर्स? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। फ्राउड नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यूलर नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स। वेबर नंबर क्या होता है? इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स। फॉर्मूले आप इसके देख सकते हो, सिंपल फॉर्मूले, एटलीस्ट ये याद होना चाहिए कि हर किसी को। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी बाई म्यू। रो इज द डेंसिटी, वी इज द एवरेज वेलोसिटी, डी इज द डायमीटर, सपोज ये पाइप है अब म्यू उसकी वही डायनामिक विस्कोसिटी। अच्छा, इसमें ये पाइप के लिए अगर बात करें तो 2000 से अगर कम है रेनॉल्ड नंबर, यहाँ पे ट्रांजिशन होता है कि अगर 500 से कम है तो लेमिनार फ्लो होगा, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट होगा, और 500-2000 के बीच में है तो वो ट्रांजिशन फ्लो होगा। ठीक है, ये बाकी फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, किसी को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्राउड नंबर है, ये इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो कभी कभी किसी बुक में क्या दिखाएगा कि इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो का अंडर रूट, तो वो दोनों सही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि कंसेप्चुअली आपको पता ही होगा, आपने जब पढ़ा होगा कि हम दो फ्राउड नंबर का कंपेयर करते हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ का। तो जब कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर करेंगे, तो स्क्वायर रूट रहेगा भी, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट एनी हाउ हट ही जाना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस इतना याद रखिए कि इनर्शिया टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनर्शिया टू प्रेशर फोर्स है। अब आप इसको चाहे स्क्वायर रूट में लिखो ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इधर आ जाइए। अब इसमें दो फ्लो बहुत काम के हैं, इनसे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 98% हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। तो ये बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, मतलब समझा तो मैं रहा ही नहीं हूँ, आपको आते ही, जस्ट मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले देख लीजिएगा। जैसे लेमिनार फ्लो, लेकिन ये कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि ये सिर्फ लेमिनार फ्लो के लिए है, आता भी लेमिनार ही है। थ्रू सर्कुलर पाइप, एक वो है इसका, दूसरा है फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड पैरेलल प्लेट, टू फिक्स पैरेलल प्लेट के बीच का फ्लो। उसमें क्या है? सर्कुलर पाइप के बीच में, ये पाइप है, इसकी रेडियस आर है, कोई जनरल रेडियस ले सकते हैं यहाँ से, सेंटर से आर। तो इसके बीच में, इसको हेगन-पोजलेस का एक स्पेशल नाम भी है। तो इसके लिए 2-3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो मानता हूँ, मेरे हिसाब से 3 फॉर्मूले, बाकी आप उसमें बुक में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये 3 फॉर्मूले आप याद कर लो तो बाकी सब अपने आप आ जाते हैं। जैसे पहला है वेलोसिटी का, जनरल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर कितनी होगी? u = 1/4 म्यू माइनस del p by del x, this is the pressure gradient, mu is the viscosity, r square minus small r square, r is the total radius, small r is the distance or the radius at which we want to calculate the velocity, जिस रेडियस पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको शेयर स्ट्रेस चाहिए तो आपको पता ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कितना होता है, म्यू इंटू du/dy। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। इसका वेरिएशन आप देखोगे कि आर के साथ प्रोपोर्शनल है, मतलब कि लीनियर वेरिएशन है। ये पूछता है बार बार, इसका करोगे तो पैराबोलिक आएगा, कैसा आएगा आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिए, यू मैक्सिमम कब आएगा? जब ये आर क्या होगा? 0 होगा यहाँ पे। तो आर 0 कर दो तो आपको यू मैक्सिमम का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यू मीन, ये आप ध्यान रखिए कि इसमें जो मैक्सिमम होता है वो एवरेज का ट्वाइस होता है, जबकि इस वाले में जब हम बात करते हैं पैरेलल फ्लो में, तो इसमें जो एवरेज मैक्सिमम होता है वो
2 गुना नहीं होता, सिर्फ 1.5 गुना होता है, 1.5 टाइम होता है, 1.5 टाइम्स ये चीज़। ऐसे ही उसका और उसके फॉर्मूले दोनों सेम है, उसमें था 1/4 म्यू, इसमें 1/2 म्यू, माइनस dp/dx दोनों सेम है। इसमें था कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो उसमें जैसे स्मॉल आर स्क्वायर था इसमें भी स्मॉल वाई स्क्वायर है। बस यहाँ पे जहाँ कैपिटल आर स्क्वायर था वहाँ पे क्या है, h इंटू वाई। एच क्या है, दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस h, और जो कोई डिस्टेंस है जनरल वो y। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या गया, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये प्रेशर का आता है, इसको चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पता चल गया दोनों को इक्वेट करके, बट याद रखो तो ज़्यादा सही है क्योंकि इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसमें प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में, जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा P1 माइनस P2 वो कितने 32 इंटू म्यू इंटू वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी। ध्यान रखना, अगर आपको जर्नल वेलोसिटी पता है तो आप उससे पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, आर को 0 पुट करेंगे, मैक्सिमम आ जाएगा। जो मैक्सिमम आएगा उसको 2 से डिवाइड किया तो यू मीन आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे है। तो 32 इंटू म्यू इंटू यू एवरेज इंटू एल डिवाइड बाई डी स्क्वायर। सो ये प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अगर प्लेट के बीच में है तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ऐसे ही प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 12 म्यू वी एवरेज एल अपॉन एच स्क्वायर। एक डार्सी इक्वेशन बहुत यूज आती है, एच एफ इक्वल्स टू एफ एल वी स्क्वायर बाई 2GD। एफ क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एल क्या है पाइप की लेंथ, वी क्या है उसकी एवरेज वेलोसिटी, 2G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डी इज द पाइप का डायमीटर। एक चीज़ का ध्यान रखना कि एच एफ है फ्रिक्शनल हेड है, सॉरी फ्रिक्शनल हेड है। ये कई बार गलती होती है, ये अभी थोड़े दिन पहले भी मेरा एक से डिस्कशन हो रहा था, तो ये आप देखो तो डेल्टा P बाई रो जी होता है, इसको हेड बोलते हैं। खैर वो आपको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि हेड है, ये प्रेशर नहीं है ना। तो उसको कन्वर्ट करते हैं जो वैसे कर लेना, ये आता है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की, ये तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 64 बाई रेनॉल्ड नंबर अगर लेमिनार फ्लो है। अगर टर्बुलेंट फ्लो है तो 0.32 बाई रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.25। याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट ये ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो उसको याद कर लेना। ऐसे ही वोर्टेक्स आता है, वोर्टेक्स फ्लो में फ्री फ्लो वोर्टेक्स होगा या फोर्स वोर्टेक्स होगा। अगर फ्री वोर्टेक्स है तो वो होगा V इंटू आर, वेलोसिटी और रेडियस का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आर बढ़ रहा है, दूर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, सेंटर पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि V1 R1 V2 R2। फोर्स है तो उसको यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल पावर से घुमा रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं उसको मोटर लगा के घुमा रहा हूँ, तो उसमें V इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो उसमें V भी बढ़ेगा, रेडियस के साथ साथ वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है मैं बता देता हूँ, वो ये कि सिलेंडर में पानी भर के उसको घुमा दिया तो ये जो पैराबोलॉइड बनेगा इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी h। तो वो सिंपल आप निकाल सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला रटा पड़ा होगा, V स्क्वायर इक्वल्स टू 2G इंटू एच। तो h आया V स्क्वायर बाई 2G, V को रख दो यहाँ पे R इंटू ओमेगा। R आपको दे के रखेगा कि इस बर्तन की कितनी हाइट है, और ओमेगा दे के रखेगा कितनी रेट से उसको घुमा रहे हैं, डिवाइड बाई 2G। अच्छा, कभी कभी इसमें क्या है कि अगर मान लो ये बर्तन इतना ही है लेकिन पैराबोलॉइड यहाँ तक का बन रहा है, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम उसका वो वॉल्यूम जो बाहर आएगा उसको देख लेंगे। हाँ ठीक है, ओके। अब ये नेक्स्ट आता है इसमें कि कुछ बाउंड्री लेयर वाला कंसेप्ट। बाउंड्री लेयर वाले कॉन्सेप्ट में जैसे ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, तो इसका फॉर्मूला हुआ 0 टू डेल्टा, डेल्टा इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये जैसे यहाँ से 0 से डेल्टा तक, तो 0 टू डेल्टा ये थिकनेस आपको पता होगा कि इसलिए आता है कि बाउंड्री लेयर बनने की वजह से जो कमी हुई किसी चीज़ की, या तो फ्लो की, या तो मोमेंटम की, या तो एनर्जी की, उसको कंपनसेट करने के लिए कितनी दूर तक हम उसको शिफ्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का होगा 0 टू डेल्टा 1 माइनस V बाई वी नोट। वी नोट है फ्री वेलोसिटी, ठीक है, V अपॉन वी नोट इंटू डी वाई। ऐसी मोमेंटम थिकनेस निकालेंगे तो ये V बाई वी नोट एक बाहर भी है, 0 टू डेल्टा V बाई वी नोट इंटू 1 माइनस V बाई वी नोट, इंटीग्रेशन कर देंगे। एनर्जी थिकनेस निकालना है तो सेम 0 टू डेल्टा V बाई वी नोट इंटू 1 माइनस V स्क्वायर बाई वी नोट स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। सबसे ये आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ सबसे बड़ी ये होती है, ये सबसे छोटी होती है, ये बीच वाली होती है एनर्जी थिकनेस। तो आप इनको सीक्वेंस में देख सकते हैं कि हाँ
कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, डेल्टा ई डेल्टा स्टार, वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही अच्छा रही बात, ये थी लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है। लेमिनार फ्लो के लिए थी। लेमिनार फ्लो के बाद आता है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मुझे भी कोई फॉर्मूले अभी तक याद नहीं हुए, मैंने देखे उसके वो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद होते हैं करो, नहीं होते हैं मत करो, मेरे को तो नहीं हुए, तो मेरे से नहीं हुए तो मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। बट जितना मुझे पता है, एक दो चीज़ मुझे ज़रूरी लगती है, वो यही है कि उसमें जो शियर स्ट्रेस होता है, दो चीज़ों का कंपोनेंट होता है। जैसे उसमें ये आता था लेमिनार फ्लो में म्यू डी यू बाई डी वाई, उसमें एक और ऐड हो जाता है ईटा इंटू डी यू बाई डी वाई। ये डायनामिक विस्कोसिटी था, इसको हम बोलते हैं इसमें एडी विस्कोसिटी। तो ये कंपोनेंट हो जाता है, इतना पता है मुझे। दूसरा, निकोराडा जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, उन एक्सपेरिमेंट से वो एक चीज़ बताते हैं कि किसी सरफेस को, कोई सरफेस है तो वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ तो होती नहीं, कुछ कुछ इरेगुलर होती है, तो उस इरेगुलरिटी को वो डिफाइन करते हैं कि क्या वो सरफेस हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ है या नहीं। तो वो एक पैरामीटर निकालते हैं, इस पैरामीटर क्या मैं बताता हूँ। अगर ये पैरामीटर 0.25 से कम है तो यस, वो सरफेस जो है हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ है। अगर वो 6 से ज़्यादा है तो वो हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ नहीं है। अगर इसके बीच में है तो वो ट्रांजिशन जोन में है। अभी पैरामीटर क्या है, के डिवाइड बाई डेल्टा डैश। के क्या है इसमें कि जो ये इरेगुलरिटी है इसकी एवरेज हाइट वो हमें गिवन होती है, और ये डेल्टा डैश क्या है, ये लेमिनार सब लेयर की थिकनेस। ये कैसे निकालते हैं, ये आप देख सकते हो, रेनॉल्ड नंबर जैसी वैल्यू होती है, रेनॉल्ड नंबर जैसा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू को 11.6 रखा था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ ये इधर बताना भूल गया कि ये जो आप इसका देख रहे थे फोर्स वोर्टेक्स का, इसमें इसका जो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो जो होगा उसका वॉल्यूम, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो कि कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसको आप घुमा रहे हैं तो कुछ इसकी हाइट आएगी। अगर वो हाइट सफिशिएंट है, बर्तन इतना ऊंचा है कि वो उसके अंदर ही कंटेनर रहेगा तो ठीक है ये कंटेनर। लेकिन अगर ये कंटेनर उतनी, इस कंटेनर की हाइट उतनी नहीं है, लेकिन जो आपने रोटेशन दिया उस रोटेशन के अकॉर्डिंग ये पैराबोला इस साइज का बन रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा, बाहर स्प्लैश हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, इसको देख लेना। ये होता है पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका हाफ जो वॉल्यूम होगा, यानी कि ये अगर पूरा सिलेंडर होगा तो इसका हाफ वॉल्यूम जो होगा ये, अब इसको ऐसे समझ लो कि अगर ये पूरा सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसी की डायमेंशंस में अगर ये पैराबोलॉइड है तो इस पैराबोलॉइड का जो वॉल्यूम आता है वो उसका हाफ होता है। अच्छा, ये कुछ इक्वेशंस हैं, ब्लेसियस ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट में ये इक्वेशंस ली थी और उसके रिजल्ट आए थे। जनरली हमें गिवन होते हैं, अगर सॉरी नहीं गिवन है तो कभी कभी ये, जैसे यहाँ पे मैंने डेरिवेशन किया था, सॉरी वो एक फॉर्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, उसमें लिमिट थी 0 टू डेल्टा। तो ये डेल्टा कहाँ से आता है, तो ये डेल्टा कभी कभी हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया होगा उससे कैलकुलेट करते हैं, बट इन केस नहीं दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे x5 डिवाइड बाई रेनॉल्ड नंबर, ये हो गया। ऐसे ही ये निकालेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये जर्नल कोफिशिएंट है x के टर्म में, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो उसका ट्वाइस आता है, ट्वाइस। और ये ड्रैग फोर्स निकालने के लिए, ये जैसे सी डी पता चला तो ये यूज़ कहाँ पे आता है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स निकालना है तो सी डी इंटू हाफ इंटू रो ए यू इन्फिनिटिव स्क्वायर। सो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का मुझे मेन जो चीज़ें मुझे लगी फ्लूइड मैकेनिक्स की, वो मेन फॉर्मूलेज है। सॉरी, बाकी इसके अलावा भी कुछ एक फॉर्मूले हैं, बट लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब फॉर्मूले अगर रिवाइज हो जाए तो सफिशिएंट है। बाकी आप इससे ज़्यादा जो कर सकते हैं कर लीजिए, बट मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि शायद से फ्लूइड मशीन्स का कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनको देखें। फ्लूइड मशीन्स में इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज मुझे लगता नहीं फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है, उसमें सिंपल डेरिवेशंस है, मोमेंटम ट्रांसफर है ना, वो खैर जब आएंगे तब देखेंगे। बाकी मेन चीज़ उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे फ्लो रेशियो है ना, फ्लो कोफिशिएंट या फिर यूनिटरी टर्म्स हैं, उनको आएंगे देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।